हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर देव ब्लॉग 1519 में। आज हम लेकर चलते हैं आप लोगों को मेहरानगढ़ किले में। ये भारत का एक ऐसा किला है जिसमें ऊपर जाने और घूमने के लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। और ऐसा बताया जाता है कि इस किले में छत पर नक्काशी डिजाइन सोने की बनी हुई है। जमीन से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर बसे और 1200 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस किले की नींव 15वें राठौर शासक राव जोधा ने सन 1459 में रखी थी। मेहरानगढ़ किले में एक शीश महल भी बना हुआ है। हेलो दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं मेहरानगढ़ किले में और बताते हैं मेहरानगढ़ किले का इतिहास। तो ये है इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसको कहा जाता है जयपोल यानी कि विक्ट्री गेट। और इसका निर्माण सन 1808 में महाराजा मान सिंह ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह से हुए युद्ध में मिली जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। आप देखेंगे कि इस दरवाजे के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है और इसके दोनों तरफ में बने उस जमाने के ये चित्र इतने खूबसूरत हैं कि आप इनको देखते रह जाएंगे। इस जयपोल से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको इस मेहरानगढ़ किले का एक छोटा सा मॉडल दिखाई देगा। तो अभी हम फिलहाल में यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से ऊपर पैदल चलकर जाने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन क्योंकि इस किले में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, तो यहाँ से हम सीधा इस किले के लिफ्ट टेरेस पर पहुँच जाएंगे। तो हम किले का ये पूरा हिस्सा देखने वाले हैं और इसको देखने के बाद हम यहाँ से पैदल चलकर नीचे आएंगे। किले का जो हिस्सा लिफ्ट से सीधे ऊपर जाने की वजह से हमसे छूट जाएगा, उसको हम यहाँ से नीचे आते समय कवर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ की लिफ्ट को 1995 में बनवाया गया था और ये भारत का एकमात्र किला है जहाँ पर लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध। किले का लिफ्ट टेरेस और ये जगह शाम को एक रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है और आप चाहें तो यहाँ पर डिनर करने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आप नीचे से ऊपर तक पैदल आते तो आपको नीचे दिखाई देने वाले इस रास्ते का प्रयोग करके ऊपर आना पड़ता। तो उस जमाने में राजा इसी रास्ते का उपयोग करके ऊपर आया करते थे, लेकिन अब लिफ्ट की सुविधा होने की वजह से आप इस खड़ी चढ़ाई से बच सकते हैं और अपना काफी समय और एनर्जी भी बचा सकते हैं। उस तरफ में जो आपको नीले रंग के घरों की एक कॉलोनी नजर आ रही है, उसको कहा जाता है ब्रह्मपुरी। जब राव जोधा ने सन 1459 में इस किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, तब उनके साथ यहाँ पर कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी आए थे और उन्हीं के लिए राव जोधा ने इस ब्रह्मपुरी नाम के इलाके को बसाया था। आप देखेंगे कि यहाँ के सारे घर नीले रंग से रंगे गए हैं, क्योंकि यहाँ बसे ब्राह्मण अपने घरों को सबसे अलग दर्शाना चाहते थे। इन घरों में नीले रंग होने के पीछे दो साइंटिफिक कारण भी हैं। पहला ये है कि नीला रंग इन घरों को गर्मियों में काफी ठंडा रखता है और दूसरा ये है कि ये एक इंसेक्ट रेपेलेंट यानी कि कीट निवारक के रूप में भी काम आता है। वहाँ पर आपको जो दीवार नजर आ रही है वो इस किले का परकोटा यानी कि सुरक्षा दीवार है, जो कि कुल मिलाकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसका निर्माण 19वें राठौड़ शासक राव मालदेव जी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। ये सामने की ओर जो आपको पहिया नजर आ रहा है, ये है पर्शियन व्हील यानी कि रहट। इसको बैलों की मदद से घुमाया जाता था और इसका इस्तेमाल करके यहाँ बने तालाब से पानी खींचकर ऊपर लाया जाता था। इस किले के परिसर में कुल मिलाकर ऐसे 5 पर्शियन व्हील बनाए गए थे, जिनमें से ये वाला सबसे ऊंचाई पर बनाया गया है। किले की सुरक्षा के लिए उस जमाने में ये अलग अलग प्रकार की तोपें यहाँ पर हमेशा तैनात रहती थी। वो सामने की तरफ जो आप इमारत देख रहे हैं, उसको कहा जाता है उमैद भवन पैलेस। साल 1929 से लेकर 1944 के बीच में महाराजा उमैद सिंह द्वारा बनाया गया वो महल राठौड़ राजाओं के शाही निवास के रूप में जाना जाता है और वर्तमान समय के राजा गज सिंह और उनके परिवार के सदस्य उसी महल में रहते हैं। उस तरफ में जो आप इमारत देख रहे हैं, उसको कहा जाता है जसवंत थड़ा। ये जसवंत थड़ा शाही परिवार के क्रेमेशन ग्राउंड यानी कि शमशान भूमि की तरह इस्तेमाल किया जाता है और आज भी शाही परिवार से जिनकी भी मृत्यु होती है, उनका अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाता है। तो आइए अब आगे चलते हैं और इस किले का बाकी हिस्सा देखते हैं। इस इमारत को कहा जाता है फतेह महल और यहाँ पर बने इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर राजा अपनी खास मीटिंग्स किया करते थे। वर्तमान में जब भी राजा यहाँ आते हैं तो इस फतेह महल को आराम करने के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। यहाँ से आप जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप इन सुंदर गलियारों से होते हुए किले के अगले हिस्से में यानी कि श्रृंगार चौक में पहुँच जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लिफ्ट का उपयोग न करके किले के इस हिस्से तक पैदल आना चाहते हैं तो आपको किले के मुख्य द्वार यानी कि जयपोल के अलावा
डेढ़ कांगड़ा पोल, अमृत पोल, राव जोधा का फलसा, लोहा पोल और सूरज पोल को पार करके यहाँ तक आना होगा। इन दरवाजों के साथ बहुत ही गहरा और रोचक इतिहास जुड़ा है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में यानी कि इस किले से नीचे उतरते समय बताऊंगा। तो नीचे बने जिस दरवाजे से लोग किले के म्यूजियम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं उसको कहा जाता है सूरज पोल यानी कि सन गेट। और इसको सूरज पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी सबसे पहले इसी दरवाजे पर पड़ती है। तो हम अब प्रवेश कर रहे हैं किले के अगले हिस्से में, जिसको कहा जाता है श्रृंगार चौक, और इसको कोरोनेशन कोर्टयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बने मार्बल के चबूतरे के ऊपर बनाई गई इस सीट पर बैठाकर राजाओं का राज तिलक यानी कि रॉयल अनॉइंटमेंट करके उनको औपचारिक रूप से राजा बनाया जाता था। यहाँ पर आखिरी राज तिलक वर्तमान राजा गद सिंह जी का हुआ था, और यहाँ सामने में आपको इसी मंच पर खींची गई उनके राज तिलक समारोह की तस्वीर भी दिखाई देगी। यहीं पर सबसे पहली तस्वीर में आप महाराजा गद सिंह के पिता महाराजा हनुमंत सिंह के राज तिलक की तस्वीर भी देख पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराजा हनुमंत सिंह जी की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हो गई थी, और इसी वजह से मात्र 4 साल की छोटी आयु में उनके बेटे गद सिंह का राज तिलक करके उनको जोधपुर का महाराजा बना दिया गया था। तो आप देखेंगे कि इस कोर्टयार्ड को लाल जोधपुरी बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और यहाँ पर जो आपको जालियों और झरोखों के ऊपर खूबसूरत नक्काशी नजर आ रही है, ये सारी हाथ से बनाई गई है। इन झरोखों और जालियों को बनाने के 2 कारण होते थे। पहला ये था कि इनसे हवा अच्छे से आर पार हो जाया करती थी, यानी कि वेंटिलेशन अच्छी तरह से होता रहता था, और साथ ही साथ इनसे सूरज की रोशनी भी छन कर अंदर आ जाया करती थी। इनको बनाने का दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये होता था कि इन जालियों के पीछे बैठकर रानियां इस चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को देख सकती थी, लेकिन यहाँ से रानियों के चेहरे किसी को भी नजर नहीं आते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय में पर्दा प्रथा चलती थी और रानियों को यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में आने की अनुमति नहीं होती थी। आइए अब आपको इस श्रृंगार चौक पर बने राजाओं के द्वारा युद्ध या शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथी के हौदों का संग्रहालय दिखाता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि हौदा हाथी की पीठ पर रखकर कसा जाने वाला एक आसन होता है, जिसके चारों तरफ रोक लगी रहती है और जिस पर पीठ टिकाने के लिए गद्दी लगाई जाती है। तो सबसे पहले ये जो हौदा आप देख रहे हैं, इसमें सामने की गद्दी पर राजा बैठते थे और पीछे वाली गद्दी पर उनका सेवक बैठा करता था। तो इस संग्रहालय में रखे गए सभी हौदों के ऊपर आपको इस तरह की शेर की आकृति बनी हुई दिखाई देगी। शेर को जंगल के राजा का दर्जा दिया जाता है। यही वजह है कि जोधपुर के राजा के लिए बनाए गए यहाँ रखे लगभग सभी हौदों पर शेर के इस शाही प्रतीक चिन्ह को बनाया जाता था। ये वाला हौदा काफी खास माना जाता है क्योंकि इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह को उनके जन्म दिवस 26 दिसंबर 1657 के दिन उपहार में दिया था। लकड़ी से बनाए गए इस पौधे पर चांदी की पॉलिश की हुई नक्काशीदार परत चढ़ाई गई है और इसमें फूल पत्तियों की सुंदर नक्काशी भी की गई है। ये वाला पौधा यहाँ के सभी पौधों से अलग है क्योंकि ये रानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके ऊपर में आप देखेंगे कि मखमल की छतरी बनाई गई है और नीचे में इसमें गोल्ड प्लेटिंग भी की गई है। तो ये थे शाही परिवार के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के पौधे। तो आइए अब आपको लेकर चलता हूँ यहाँ बने पालकी खाने में। तो मध्यकाल में जब राजा और रानियां एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते थे तो इन पालकियों में बैठकर जाया करते थे। यहाँ पर जो खुली हुई पालकी आपको दिखाई देंगी उनको राजा इस्तेमाल किया करते थे और बंद वाली पालकियों को रानियां इस्तेमाल किया करती थी। और क्योंकि उस समय में पर्दा प्रथा चलती थी तो रानियों को पुरुषों की नजर से बचाने के लिए उनको इन बंद पालकियों में ले जाया जाता था। एक खास बात यह है कि इन पालकियों को उठाने वाले सेवकों को चलने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसकी वजह से वो सभी एक लय में चला करते थे, जिससे कि इन पालकी के अंदर बैठे राजा या रानी को बिना झटके की एक आरामदायक सवारी मिलती थी। इस पालकी खाने के बाहर ही श्रृंगार चौक पर आप देखेंगे कि एक हुक्के को प्रदर्शित किया। जमाने में जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो इस तरह के हुक्के में अफीम डालकर उसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया करते थे। तो अफीम के 3 फायदे होते थे। पहला ये कि ये उनको युद्ध लड़ने के लिए साहस देता था। दूसरा ये कि जख्मी होने की स्थिति में ये ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून को रोकने में मदद करता था। और तीसरा ये कि ये एक एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर की तरह भी काम किया करता था। तो श्रृंगार चौक के बाद पड़ता है इस किले का एक अहम भाग जिसको कहा जाता है दौलत खाना, जहाँ पर उस जमाने में राजा अपनी बेशकीमती दौलत को सुरक्षित रूप से रखा करते थे और जहाँ आज भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये दौलत खाना देखने से पहले मैं आपको इस मेहरानगढ़ किले में बने कुछ बेहद खूबसूरत महल दिखाता हूँ जिनकी सुंदरता देखकर आप चकित रह जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा महाराजाओं के समय के तंबू और कालीन दर्शाए गए हैं। तो राजा जब भी किसी युद्ध या शिकार के लिए कहीं भी जाते थे तो इस तरह के तंबू और कालीन उनके साथ ले जाए जाते थे और सही जगह देखकर राजा के लिए तंबू को जमीन में गड़वा
दबाकर कालीन को नीचे बिछवा दिया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में बनाई गई राजा की पोशाक दर्शाई गई है, जिसको कहा जाता है अंगरखा। तो ये है 17वीं शताब्दी में बनाया गया मेहरानगढ़ किले का खूबसूरत शीश महल। इस महल को महाराजा अजीत सिंह के बेडरूम के रूप में बनाया गया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजा इस महल को पूजा घर और ध्यान कक्ष यानी कि मेडिटेशन रूम की तरह इस्तेमाल करने लगे। यही वजह है कि इस कमरे में आपको अलग अलग देवी देवताओं के चित्र भी दिखाई देंगे। इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगे शीशों से सजाया गया है और जब भी यहाँ पर दिए और मोमबत्तियां जलाई जाती थी तो ये पूरा शीश महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था। आइए अब आपको इस मेहरानगढ़ किले का सबसे खूबसूरत महल दिखाता हूँ, जिसको कहा जाता है फूल महल यानी कि पैलेस ऑफ फ्लावर्स। इस फूल महल को 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। यहाँ सामने में राजा बेल्ट की पसंदीदा नर्तकी उनके लिए यहाँ घंटों तक नृत्य किया करती थी। संगीतकार गाना बजाना करते थे और कवि अपनी कविताएं सुनाकर राजा का मनोरंजन किया करते थे। आप देखेंगे कि इस फूल महल को सुंदर बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और इसमें काफी जगहों पर प्योर गोल्ड का इस्तेमाल भी किया गया है, जो कि इस महल को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। तो शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फूल महल की छत पर जो सारा सोने का काम है उसमें 29 किलो सोने का उपयोग किया गया है। यहाँ पर जितने भी रंग बिरंगे ग्लास आपको नजर आ रहे हैं ये सभी बेल्जियम से मंगवाए गए थे। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि अलग अलग काल के राजाओं की तस्वीरें यहाँ बनाई गई हैं और उसके थोड़ा नीचे की तरफ विभिन्न प्रकार की सुंदर पेंटिंग्स भी यहाँ बनाई गई हैं। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ इस किले के सबसे ऊपरी भाग में। तो अब हम इस किले के सबसे ऊपरी भाग में आ गए हैं और यहाँ से नजारा सच में देखने लायक है। तो अगर आपको फोटोज वगैरह खिंचवाना अच्छा लगता है तो इस जगह पर आकर आपको काफी अच्छा लगेगा। यहीं इसी मंजिल पर किले का आर्मरी सेक्शन यानी कि शस्त्रगार भी बनाया गया है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की तलवारें, सुरक्षा कवच, कमर में छुपाए जाने वाले कटार, तरह तरह की बंदूकें, फरसे और कुल्हाड़ियां और शिकार करने के भाले भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए अब आपको दिखाता हूँ इस किले का एक और खूबसूरत महल, जिसको कहा जाता है तखत विलास। इस महल को 33वें राठौड़ शासक महाराजा तखत सिंह ने अपने पर्सनल बेडरूम के तौर पर बनवाया था। इस कमरे को महाराजा तखत सिंह अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे और आप देखेंगे कि इसके हर हिस्से में अलग अलग प्रकार के खूबसूरत चित्र बनाकर इसको सजाया गया है। तो न सिर्फ इसकी दीवारों और छत पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, बल्कि इसके फर्श पर भी कोई कालीन नहीं बिछाई गई है। इस पर भी खूबसूरत पेंटिंग बनाकर इस महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाए गए हैं। यहाँ पर राजा के लिए रखे गए बिस्तर के ऊपर एक हाथ से खींचने वाला पंखा भी लगाया गया है। थोड़ा आगे चलते ही आपको 18वीं शताब्दी में बनाए गए दरवाजे और खिड़कियां दिखाई देंगी और किले के इस हिस्से का निर्माण तभी करवाया गया था जब यहाँ पर दौलत खाना बनवाया गया था। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हर संस्था में एक अकाउंट सेक्शन यानी कि लेखा जोखा विभाग होता है, ठीक उसी तरीके से इस किले का अकाउंट सेक्शन ये सामने वाला कमरा हुआ करता था। इस कमरे में सामने की ओर में मुनीम जी बैठा करते थे और राजा की रियासतों से आने वाले पैसों और अन्य संपत्ति का लेखा जोखा वो यहाँ पर किया करते थे। ये है इस किले का अगला हिस्सा, जिसको कहा जाता है झांकी महल यानी कि पैलेस ऑफ ग्लिम्सेस। तो इस महल में आकर बाईं ओर में बनी जालियों से रानियां दौलत खाना चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को देख सकती थी और यहीं दाईं ओर में बनी जालियों से वो श्रृंगार चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को भी देख सकती थी। तो मैंने आपको नीचे से भी ये जालियां दिखाई थी और बताया था कि इन जालियों से रानियां तो नीचे देख सकती थी, लेकिन ये जालियां इतनी बारीक बनाई गई हैं कि नीचे वाले किसी भी शख्स को रानियों के चेहरे नजर नहीं आते थे। तो जब भी शाही परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था तो राजा उनके लिए इस तरह के खूबसूरत पालने बनवाया करते थे। तो इस झांकी महल में आपको हाथ से चलने वाले तरह तरह के पालने देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ये सामने रखा गया पालना बिजली से चलता है। तो ये यहाँ का खास पालना है और इसको 1948 में जोधपुर के वर्तमान राजा गज सिंह के जन्म के समय में सरकारी संस्था PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग ने शाही परिवार को गिफ्ट किया था। आइए अब आपको महल के अगले हिस्से में लेकर चलता हूँ, जिसको कहा जाता है होली चौक। तो इस कोर्टयार्ड में शाही परिवार की महिलाएं यानी कि रानियां, पटरानियां और उनकी दासियां होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया करती थी और इसी वजह से इसको होली चौक के नाम से जाना जाता है। इस चौक पर पुरुषों को आने की अनुमति नहीं हुआ करती थी और इसीलिए यहाँ के दरवाजों पर सुरक्षा के लिए पुरुष पहरेदारों की जगह किन्नर पहरेदार खड़े किए जाते थे। यहाँ आप देखेंगे कि इन लकड़ी के दरवाजों और इनके सामने बने इन आर्चनुमा डिजाइन वाले गेट्स को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और इनके बाहर में कितनी सुंदर कलाकारी की गई है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इन सभी जालियों और झरोखों को बहुत ही सुंदर नक्काशी करके बनाया गया है। इस कोर्टयार्ड में संगमरमर का फर्श बनाया गया है और इसके बीच में जो उभरा हुआ प्लेटफॉर्म बना हुआ है इसको पूजा अर्चना करने के लिए इस्तेमाल में
में लाया जाता था। किले के इस भाग को कहा जाता है मोती महल और इसको दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। इसी मोती महल में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो इस सामने वाली जगह पर राजा बैठा करते थे और नीचे में उनके सामने रखी गई गद्दियों पर उनके मंत्री बैठा करते थे। और उस तरफ में जो आपको 5 खिड़कियां नजर आ रही हैं, उनके पीछे में सीक्रेट बालकनी बनाई गई है। तो इन खिड़कियों के पीछे बनी बालकनी में बैठकर रानियां यहाँ होने वाली खास बातों को सुना करती थी और उसके बाद वो राजा को अपनी सलाह भी दिया करती थी। इस मोती महल को भी अलग अलग रंगों के कांच का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और इसकी छत पर आपको सोने से किया गया सुंदर काम भी देखने के लिए मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं इस किले में बने दौलत खाने की तरफ, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले श्रृंगार चौक के पास बताया था। तो इस चौक को कहा जाता है दौलत खाना चौक और उस जमाने में राजा महाराजाओं की जो भी दौलत हुआ करती थी, जैसे कि सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह, वो सारी की सारी सामने बने इस दौलत खाने में रखी जाती थी। इस दौलत खाने की सुरक्षा के लिए इसके बाहर में सैनिक तैनात करके रखे जाते थे और किसी को भी इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो आइए अब आपको इस दौलत खाने के अंदर लेकर चलता हूँ और राजा महाराजाओं की बहुमूल्य दौलत दिखाता हूँ। तो ये है इस दौलत खाने में रखा गया महाडोल। महा का मतलब होता है बड़ी और डोल का मतलब होता है पालकी। तो ये उस जमाने में उपयोग में लाई जाने वाली बड़ी पालकी यानी कि ग्रैंड पैलिंक्विन है। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह ने सन 1730 में जब गुजरात के मुगल गवर्नर बुलंद खान को हराया था, तब वो इस महाडोल को लूट कर यहाँ लाए थे। इस खूबसूरत महाडोल को मुगल और गुजराती दोनों ही शैलियों को मिलाकर प्योर गोल्ड से बनाया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि राजा इसका इस्तेमाल केवल खास अवसरों पर ही किया करते थे, जैसे कि त्योहारों पर या फिर किसी दूसरी प्रजा के राजा से मिलने के लिए। इस बेशकीमती पालकी को हिंदी में पालकियों का महल और अंग्रेजी में पैलेस ऑफ पैलिंक्विन्स भी कहा जाता है। इस लकड़ी के स्ट्रक्चर को कहा जाता है तोरण। तो राजपूतों में जब शादियां होती हैं, तो लड़की के घर के दरवाजे के ऊपर इस तोरण को लगाया जाता है। तो दूल्हा जब बारात लेकर दुल्हन के घर आता है, तो अपनी तलवार से 7 बार इस तोरण को छूता है। उसके बाद ही दूल्हे को दुल्हन के घर में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। इसके बीच में आपको गणेश भगवान की एक आकृति दिखाई देगी, जो कि एक अच्छी शुरुआत के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर कई सारी तलवारें भी रखी गई हैं और ये 2 धार वाली तलवार महाराजा अजीत सिंह के लिए वाटर स्टील का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। इसके बगल वाली तलवार महाराजा अभय सिंह जी की है और इसके ठीक आगे तीसरे मुगल बादशाह अकबर की तलवार भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पुराने समय में जब तेज गर्मी होती थी, तब इस तरह की बैम्बू चिक को इत्र से गीला करके दरवाजों और खिड़कियों पर लटका दिया जाता था और जब गर्म हवा इस चिक में छिड़के गए इत्र से टकराकर अंदर आती थी, तो इस किले का वातावरण खुशबूदार और ठंडा हो जाया करता था। यहाँ पर सबसे पहले ये कटार रखी गई है, इसको कमर में छुपा कर रखा जाता था। उसके बाद में जो ढाल रखी गई है वो प्योर लेदर से बनाई गई है। फिर आपको जो हेलमेट दिखाई दे रहा है, ये सर के साथ नाक की भी सुरक्षा किया करता था। ये है अंकुश, जो कि हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए महावत अपने साथ रखा करते थे और पीछे में उस जमाने की एक बंदूक भी रखी गई है। यहाँ पर सबसे पहले रखा गया है वाइन फ्लास्क और इसका जो हाथ आप देख रहे हैं, इसमें से शराब बहकर नीचे आया करती थी। ये है पानदान और इसमें सुपारी और पान के पत्ते रखे जाते थे। इन डब्बों को कहा जाता है चौपड़ा और ये सिंदूर रखने के लिए हुआ करते हैं। ये खूबसूरत गोल्ड इनले वर्क से बनाए गए कलमदान पेन रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पर आपको महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चंदन की लकड़ी से बनाए गए श्रृंगार दान यानी कि मेकअप बॉक्स दिखाई देंगे। ये जो किनारे में 2 मुग्दर रखे गए हैं, इनसे रानियां उस समय में व्यायाम किया करती थी। यहाँ पर रखे गए हैं चांदी से बनाए गए तरह तरह के हुक्के। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया राजा का खूबसूरत गाउन यानी कि चौगा दिखाई देगा, जिसमें रेशम और सोने से जरदोजी का काम किया गया है। यहाँ पर आपको कर्नाटक के बीदरी वेयर यानी कि बीदर की कारीगरी से बनाई गई कुछ खूबसूरत वस्तुएं दिखाई देंगी। भारत में रेल सुविधा 1853 में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि 1882 में बनाए गए मारवाड़ के पहले रेलवे स्टेशन राई का बाग का मॉडल हाथी दांत का उपयोग करके बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र तरह का ताला रखा गया है, जिसमें 4 चाबियां लगी हैं। इन तालों की चाबियां 4 अलग अलग लोगों के पास रहा करती थी और जब इनमें चारों चाबियां लगाई जाती थी, तभी इनको खोला जा सकता था। तो इसी तरह का ताला मैंने आपको जैसलमेर में स्थित पटवों की हवेली में भी दिखाया था, जिसमें 2 चाबियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसी के बगल में रखे गए हैं
पैडलॉक, जो कि इस किले के बड़े बड़े दरवाजों को बंद करने के लिए लगाए जाते थे। इसी से मिलता जुलता एक ताला मैंने आपको जयपुर में स्थित आमेर किले के एक दरवाजे में भी दिखाया था। यहाँ पर अलग अलग काल के सिक्के भी रखे गए हैं, जिनमें आपको अंग्रेजों के समय के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के नजर आएंगे। फिर रखे गए हैं विभिन्न रियासतों के और मारवाड़ के सिक्के, और सबसे सामने की तरफ में आपको मुगल काल के सिक्के भी दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि शिव जी की पत्नी पार्वती माता की अवतार गणगौर माता की प्रतिमा लगाई गई है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर माता की पूजा करती हैं और अविवाहित महिलाएं इनकी पूजा एक अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। यहाँ पर ये जो बंदूकें रखी गई हैं, इनको कहा जाता है तोड़दार बंदूक। इनको केवल युद्ध के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, और क्योंकि इनमें वजन काफी ज्यादा है, इसलिए इनको उठाने के लिए 2 या 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के दरबार हॉल में, जिसमें मारवाड़ की जीवन शैली को इन खूबसूरत पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। इन सभी पेंटिंग्स को राइस पेपर पर बनाया गया है, और हैरानी की बात ये है कि ये पेपर कभी भी खराब नहीं होता है। इन सभी पेंटिंग्स को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों के साथ ही साथ सोने और चांदी का भी इस्तेमाल किया गया है, और केमिकल्स का उपयोग इनमें से किसी भी पेंटिंग में नहीं किया गया। इस किले के एकदम निचले भाग में पहुंच गए हैं, जो है मोती महल के पास में ही बना हिस्सा, जिसको कहा जाता है जनानी ड्योढ़ी यानी कि फीमेल गेट। तो ये इस किले का सबसे पुराना भाग है, और इसका निर्माण कार्य सन 1459 में शुरू किया गया था। तो अभी हमने किले के अलग अलग हिस्से देखे, जिसमें से कोई 300 साल पुराने और कोई 400 साल पुराने थे, लेकिन ये हिस्सा 550 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किले के इस भाग में भी पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। इस सामने वाले दरवाजे का उपयोग करके महिलाएं अंदर आया करती थी। यहाँ ऊपर में जो आपको आर्चेज नजर आ रहे हैं, इनमें से कई सारे आर्चेज नीचे गिर गए थे, तो इस वजह से यहाँ नए आर्चेज लगाए गए हैं, और मेंटेनेंस का काम अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर खत्म किया है। सूरज पोल दरवाजा जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में श्रृंगार चौक से दिखाया था, तो अगर आप लिफ्ट का उपयोग ना करके पैदल ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको इस सूरज पोल का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे हाथ के निशान बने हुए हैं, तो ये सारे निशान जोधपुर के महाराजाओं की विधवाओं के हैं। पुराने समय में राजा की मृत्यु के बाद जब उनकी अर्थी को ले जाया जाता था, तो रानियां अपने हाथों को सिंदूर से रंग कर पहले यहाँ पर अपने हाथ के निशान लगाया करती थी, और उसके बाद वो राजा की चिता में जिंदा जलकर सती हो जाया करती थी। ये जो सामने वाला गेट है, इसको बोला जाता है लोहा पोल यानी कि आयरन गेट। ये लोहा पोल इस किले के शाही महल में प्रवेश करने से पहले आखिरी दरवाजा पड़ता है, इसलिए आप देखेंगे कि इसको सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से बनाया गया था कि अगर कोई भी दुश्मन तेजी से यहाँ तक पहुँच भी जाए, तो उसको अचानक से यहाँ इस तीव्र मोड़ का सामना करके रुकना पड़ जाए। तो इस तीव्र मोड़ पर बने लोहा पोल को दुश्मन के तेज गति वाले आक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए बनाया गया था। इस गेट पर बनी जो कीलें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको इसलिए बनाया जाता था जिससे कि जब दुश्मन के हाथी इन दरवाजों को तोड़ने के लिए इनमें टक्कर मारें, तो ये उनकी खाल में घुस जाएं और दर्द की वजह से हाथी पीछे हट जाएं। तो ये उस समय में एंटी एलिफेंट गेट्स हुआ करते थे, जिनकी वजह से दुश्मन हमले की कोशिश में विफल हो जाया करते। सामने वाले दरवाजे को कहा जाता है अमृत पोल, और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही आप इस किले के अगले दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, जिसको कहा जाता है डेढ़ कांगड़ा पोल। इस दरवाजे के पास की दीवार पर आपको जो निशान दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे की एक कहानी है। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब उदयपुर के महाराणा अपनी बेटी राजकुमारी कृष्ण कुमारी के लिए एक वर की तलाश कर रहे थे, तब किसी ने उनको बताया कि आपकी बेटी के लिए जोधपुर के महाराजा भीम सिंह का रिश्ता बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद दोनों परिवार की सहमति से कृष्ण कुमारी और महाराजा भीम सिंह का रिश्ता तय कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश शादी से पहले ही सन 1803 में महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई। रीति के अनुसार राजकुमारी की शादी महाराजा भीम सिंह के उत्तराधिकारी राजा मान सिंह के साथ की जानी चाहिए थी, लेकिन उदयपुर के महाराणा ने अपनी बेटी की शादी जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ तय कर दी। इस बात के बारे में पता लगते ही जोधपुर के महाराजा मान सिंह बहुत क्रोधित हुए, और जब जयपुर का कारवां शादी के लिए उदयपुर जा रहा था, तो मान सिंह ने उस पर हमला कर दिया। उसके बाद सन 1808 में जयपुर के राजा जगत सिंह ने जोधपुर पर हमला करके पूरे जोधपुर शहर पर कब्जा कर लिया, और वो युद्ध 6 महीनों तक चला। लेकिन वो इस किले पर तब भी अपना कब्जा नहीं जमा पाए, तो उन्होंने इस किले के पास की एक पहाड़ी पर तोप लगाकर यहाँ पर कई गोले दागे, और इस दीवार पर जितने भी निशान आपको नजर आ रहे हैं, वो सभी उसी युद्ध के समय के हैं। तो आखिरकार उस युद्ध में जोधपुर की जीत हुई थी, और इसी जीत के उपलक्ष्य में महाराजा मान सिंह ने वो गेट बनवाया था
जो कि इस किले में प्रवेश करते समय सबसे पहले आपको दिखाई देगा, जिसको कहा जाता है जयपोल यानी कि विक्ट्री गेट। तो सन 1808 में जब जोधपुर और जयपुर की लड़ाई चल रही थी तो महाराजा मान सिंह की सेना में एक सेनापति थे जिनका नाम था भूरे खां। बताया जाता है कि इस लड़ाई में भूरे खां ने भारी मात्रा में जयपुर के सैनिकों को मारा था और इसीलिए जोधपुर की जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो सेनापति भूरे खां की मृत्यु के बाद राजा ने उनको इस किले में जगह देने के लिए खास तौर पर इस मजार का निर्माण करवाया था। तो ये था जोधपुर का ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर देव ब्लॉग 1519 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचती रहे।